नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल BSEB जंक्शन पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 जो है वो अब नज़दीक है और उसका जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उसी में अगर आप संस्कृत विषय में कोई भी परेशानी है तो उसके लिए हम क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो एग्जाम है तो संस्कृत विषय का ट्यूशन भाग 2 जो है उसका चैप्टर 3 जो है यानी तीसरा जो चैप्टर अरस्य कथा है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी अरस्य कथा को हम लोग विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर अब क्रैश कोर्स की तरह देखना चाह रहे हैं, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म, तो आप हमारे चैनल BSEB जंक्शन से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है संस्कृत का लगातार क्लास करवाया जा रहा है, उसके बाद हिंदी का भी कुछ करवाया जाएगा, बहुत सारे मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा और एग्जाम के दिनों में मैराथन क्लास भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और अरस्य कथा जो तीसरा चैप्टर है उसको बारीकी से देखिएगा। तो चलिए आज जो अरस्य कथा है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए अरस्य कथा जो है वो अब यहाँ पे आ गया है उसका, अब इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले अरस्य कथा है उसका हम लोग पाठ परिचय को जानेंगे। यानी पाठ परिचय में समझ में आ जाता है कि इसमें कहा क्या गया है, किस बातों पे जिक्र किया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि यह पाठ यानी अरस्य कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट एवं संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अरस्य कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। यानी ये जो कथा है अरस्य कथा, इसमें आलस्य जो है उसके बारे में बताया गया है और उसी के बारे में समझना है कि आलस्य आखिर है क्या। देखिए आलस्य और आलसी दो शब्द आते हैं। तो आलस्य यानी किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को आलस्य कहते हैं, और आलसी जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आलसी होते हैं वे सही समय पे काम जो है नहीं करेंगे, दूसरे पे थोपेंगे या फिर उस काम से पीछे भागेंगे। तो आप सभी को एक्टिव रहना है क्योंकि 17 फरवरी से आप सभी का एग्जाम होने वाला है। अब देखिए ये जो है तीसरा पाठ हम लोग देख रहे हैं, यानी पहला दूसरा पाठ देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे डाला हुआ है। आज हम अरस्य कथा यानी आलसी की जो कहानी है उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले अरस्य कथा का जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब आप कोई भी कहानी हो, कविता हो, संस्कृत का कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसका आप अच्छे से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप जब अच्छे से जवाब दीजिएगा तभी जब आपको ये पता रहेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग संस्कृत के एक एक जो वाक्य है उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षिति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणाम महत्व वर्णयति दोषानाम च निराकरणे शिक्षा ददाति।
यानी कि कहा गया है कि पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। यानी मानवीय जो गुण है, दोष है, उस पे जो है प्रकाश यहाँ डाला गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए विद्यापति के बारे में कहा जा रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि चा बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। यानी कि इसमें कहा गया है कि अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति जो है थे, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठे आरस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिकता कथा प्रस्तुतः विद्यते। यानी कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कविता जो है प्रस्तुत किया गया है। आगे क्या है, नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते। यानी नीतिकार जो लोग है वो आलस्य को रिपु यानी शत्रु जो है मानते हैं। यानी नीतिकार जो है वो आलस्य को मानव का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं या बताए हैं। आगे देखिए आलस्य कथा जो है अब यहाँ से प्रारंभ होता है। ये तो रचनाकार के संबंध में और पाठ परिचय में जो दिया गया था उन सभी चीजों को हम लोग देख रहे थे। अब देखिए यहाँ से जो है आलस्य कथा जो है चलता है। तो कहा जा रहा है कि मिथिलायाम विशेषवरो नामः मंत्री आसित। यानी कि कहा जा रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स स्वभावतः दानशीलम च करुणकस्य सर्वेयो दुर्गतेभ्यो न थेभ्यस्य प्रत्यहमिच्छा भोजनम दपायति। यानी कि कहा जा रहा है कि वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। आगे क्या है, तन्मध्यस्य भ्योक्तम वस्त्रे ददाति यतः। यानी वह जो है आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। क्योंकि अब क्या कहा गया है, क्योंकि अब देखिए कहा जा रहा है निर्गंतिनम च सर्वेषाम रसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जठरेणपि वहिन्न। यानी कहा जा रहा है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते। अब देखिए ये जो कथा है ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। यानी देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आलसी लोग जो भूखे रह जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। और आगे क्या है, ततो अरस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तु नंद परिमिजास्त्रत वर्तुरिभ भुवम यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। क्योंकि यानी कि जब दान दिया, वस्त्र और दान दिया जाए तो ये सुन करके जो है बहुत सारे तोंद वाले लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते थे, ये शामिल हो जाते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है स्थिति सौकर्य मोरा ही सर्वे समापि सहन्ते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के धनाम ना धवंती जानतवा। यानी कि कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी लोग अपने यानी सुख देख करके आकृष्ट होते हैं। ऐसा देखिए ये कहानी में चर्चा किया जा रहा है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि पश्चादरासानम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मानस्य दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। यानी बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन करते थे। यानी जो आलसियों को भोजन वस्त्र दिया जाता था
तो वे देख करके बहुत सारे जो धूर्त लोग थे, जो मेहनत नहीं करना चाहते थे, वे सब क्या है, जानबूझ करके आलसी का नाटक करके वहां जाकर के भोजन करते थे। तदनंतरम मनरस सारयाम बहु द्रव्यम दृष्टवा तनि योगी पुरुषः प्रामिष्टम यदच्छ बुद्ध्या करुणया केवल केवल मनस्येभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेना रसः अपि गृह्णन्ति इत्यस्मकं प्रमादः। यानी कि कहा जा रहा है कि इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देख करके राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस्य है। यानी कि राजा द्वारा जो दिया जा रहा था वो उसका खर्चा बढ़ गया, तो देखें कि यहाँ जो है धूर्त लोग भी आलस्य का नाटक करके जो है भोजन कर रहा है। यदि भवती तदारस पुरुषाणाम परिच्छम कुर्वम इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अरस्य सारायाम तनि योगी पुरुषाम वही दाप्यत्वा निरूप्यमासु। यानी कि कहा जा रहा है इसीलिए उन आलस्यहीनों को जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलस्य सारा में आग लगाकर जांचा जाता है। यानी कि कोशिश परामर्श दिया जाता है कि आखिर हम कैसे जांचेंगे, जो आलसी लोग हैं कैसे जांचेंगे। तो इसमें कहा गया है कि उसमें जब आलस्य सारा में जब आग लगा देंगे तो जो आलसी है वो नहीं भागेगा, बाकी जो बनावटी आलसी है वो भाग जाएगा। ततो गृहरग्नम प्रवृद्ध माग्निम दृष्टवा धूर्ताः सर्वे परायिताः पाश्चात् दिश दरसा अपि प्राचिता। इसके बाद वो जो आलस्य सारा था यानी घर में आग को बढ़ते देख करके सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, यानी कि जो धूर्त थे वो तो भाग ही गए, लेकिन कुछ आलसी लोग भी थे वो भी भाग गए। अब देखिए कहा जा रहा है चत्वारः पुरुषास्त्रवा सुप्ता परस्परम मादपन्ति एकन वस्त्रं विदितो मुखेन नोक्तम अहो कथ्यम कोलाहल। यानी कि ये 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढक करके बोला, अरे हल्ला कैसा। पहला व्यक्ति क्या कहता है, अरे हल्ला कैसा है ये, यानी कि अहो कथ्यम कोलाहल, यानी अरे हल्ला कैसा है। द्वितीय नोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निरग्नम अस्ति। यानी कि दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा क्या कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीम जलद्रवस्वभि कट्वैस्वाम प्राविनोति। यानी कि तीसरा व्यक्ति कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे, यानी पानी से भींगे हुए वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे, यानी ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ। क्या चतुर्थे नोक्तम अयेवाचार्याः कति वचनानि वक्तुं शक्नुथ तृष्णि कथम न तिष्ठथा। यानी तीसरा यानी चौथा व्यक्ति कहता है कि अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यानी कि चौथा कहता है कि तुम लोग बहुत बात बोलते हो, बकबक कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो ये जो चारों आलसी थे ये इनकी कथा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। ततस्तुर्मनपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वही च प्रवृद्ध मेषामु पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धेभ्येन चत्वारोऽस्य आर्षा केशोत्पावः किस्या घृतवः गृधाद वही कित्या। यानी कि इसमें कहा तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देख करके
नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बार पकड़ करके खींचते बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। यानी नियोगी जो पुरुष है उसके द्वारा क्या कहा गया है? पति देव गति स्त्री नाम बारा नाम जननी गति नारसा नाम गति काचिदुके करुनिकम बिना। यानी कि कहा गया स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। पश्चातेषु चतुष्वर्षेषु ततोप्यधिकतर वस्तु मंत्री दाप्यामास। यानी और उनके बाद चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। अब देखिए ये कहानी शुरू होता है कि एक मंत्री था जो विदेश्वर दानी था, मिथिला में था। अब वो दान पुण्य करता था तो आलसियों को भी दान देता था। और एक बार जब दान देते देते जब खर्चा बढ़ गया तो देखा कि बहुत सारे जो धूर्त लोग भी है वो इसमें आलसी में शामिल हो गए हैं। तो सोचा इसका जांच किया जाए। तो राजपुरुषों के द्वारा परामर्श दिया गया कि आग लगा देते हैं सारा में, जो धूर्त रहेगा वो तो भाग जाएगा, जो आलसी रहेगा वो नहीं भागेगा। तो आग लगा दिया जाता है। तब 4 बजता है, चारों में से जो है वो चारों नहीं भागता है। तो समझ जाता है मंत्री कि यही चारों सबसे बड़ा आलसी है, तो उसे आज दान दिया जाता है। जबकि ये व्यंग्यात्मक कथा है, यानी ये जो लिखा गया है विद्यापति के द्वारा ये व्यंग्यात्मक कथा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ है, आलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए एक एक प्रश्न को बहुत सारे प्रश्न हैं। या फिर पूछेगा आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ये देखिए 2011 में, 15 में, 2020 में, 2016 में पूछा गया है। यानी 4 साल ये पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस्य कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कर्मशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतः आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। ये देखिए कहा गया है। इसी तरह जो है बहुत सारे यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, यानी लगभग 15-16 प्रश्न है। आप इसको देख लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है 2-4 दिन के बाद वहाँ भेज दिया जाएगा। अब वहाँ देखिए, अब यहाँ 2020 में पूछा था आलस्य सारा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो आलस्य सारा में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस्य सारा का खर्च बढ़ गया। अधिक व्यय को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। यानी व्यय जब ज्यादा होने लगा तो सोचा कि आलसी लोगों की संख्या आखिर बढ़ कैसे गया है, उसका परीक्षा लिया जाए कि सही में ये सब आलसी है या नहीं। आगे देखिए, आलस्य सारा के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला, 2020 में पूछा गया है। आगे है आलस्य सारा में आग लगने पर क्या हुआ, ये पूछा गया है 2018 में। आगे है मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, कृत्रिम आश्रय की परीक्षा कैसे दी तथा अग्निदग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। तो ये देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, यानी कि ये 2 नंबर आएगा। यानी आग लगाकर जो है विदेश्वर मंत्री था, उन्होंने आग लगाकर कृत्रिम जो आलसी उसकी परीक्षा दी और अग्नि देखकर 4 आलसी अंत में बच जाते हैं। और देखिए प्रश्न है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर बताइए। देखिए आलस्य कथा का क्या संदेश है या आलस्य कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो देखिए आलस्य कथा में आलस्य जो रोग है, आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है आलस्य के द्वारा। तो ये देखिए 2016 में पूछा गया है। किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर करें। तो ये देखिए 18 में पूछा गया है। इसी तरह जो है लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं। आलस्य सारा के कर्मचारियों आलसियों की परीक्षा क्यों कैसे दी, चारों आलसियों का बर्ताव अपने शब्दों में लिखें, विद्यापति कौन थे, ये देखिए पूछा गया है। इसी तरह जो है 15 प्रश्न यहाँ दिया गया है।
आदर्श कथा का सारांश देखिए। तो ये देखिए सारांश यहाँ दिया गया है, सारांश यहाँ बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। अब देखिए सारांश देखिए, मिथिला में बिदेश्वर नाम का एक मंत्री, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आरसी भी लाभान्वित होते थे। आरसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आरसियों को एक ऐसा सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आदत से दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर सारा चलाने वाले लोगों ने विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। आरसियों की पहचान करते हुए उन्हें पाया कि आरसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन 4 आरसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। अब देखिए ये व्यंग्यात्मक कथाएं जो यहाँ दिया गया था। तो आपका जो 2 नंबर है, 4 नंबर का जो प्रश्न आता है संस्कृत में, साथ साथ क्लियर होता चलेगा, आपको जो है देखते चलना है। और ये जो सभी पीडीएफ है हम कोशिश करेंगे कि उपलब्ध करवा दिया जाए आपको सभी को, यानी कि उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, कुछ बहुत सारे प्रश्न, उसको देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि अरस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अरस पठा जो पाठ है उसके रचनाकार विद्यापति हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अरस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो अरस कथा जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, यानी विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है अरस कथा पाठ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है। तो मानव के गुणों का क्या है वर्णन किया गया है, यानी अरस को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अरस कथा में मानव के किस अवगुण का वर्णन किया गया है। तो सबसे बड़ा जो अवगुण है वो क्या है आरस्य है, यानी आरस्य जो है सबसे बड़ा अवगुण है, इसका जो है किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। तो मैथिली भाषा के कवि हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये संस्कृत में भी रचना किए हैं, संस्कृत भाषा के भी हैं, भट्ट भाषा के भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, यानी विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न आगे है, उसको हम लोग देखते हैं। नीतिकार लोग आदर्श को किसके समान मानते हैं। तो रिपु यानी दुश्मन के समान आदर्श को मानते हैं, विकल्प जो ये है वो सही हो जाएगा। और यही सब प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी जो एग्जाम होगा 17 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसमें ऐसे ही प्रश्न जो है दिए जाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आपका जो तैयारी है, अभी भी अगर आप जाग जाते हैं तो आपका तैयारी जो है बेहतर हो जाएगा। 80 नंबर बहुत आराम से आप उठा लीजिएगा। आगे है बिदेश्वर कहाँ रहता था। तो बिदेश्वर जो है मिथिला में जो है मंत्री था, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है बिदेश्वर कौन था। तो मंत्री था, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बिदेश्वर स्वभाव से कैसा था। तो वो दयावान था, यानी दयावान था बिदेश्वर, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मिथिला में बिदेश्वर राजा से किसे अन्न और वस्त्र दिलाते थे। तो गरीब और अनाथ दोनों को दिलाते थे, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। बनावटी आदर्श दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा। तो वहां के जो धूर्त लोग थे बनावटी आदर्श दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगता है, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे है राजपुरुषों के द्वारा किसकी परीक्षा ली गई। तो राजपुरुषों के द्वारा जो है धूर्तों की नहीं आरसियों की जो है परीक्षा ली जाती है,
यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, अरस सारा में आग किसने लगाया? तो राजपुरुषों के द्वारा आग लगाया जाता है ताकि परीक्षा दे सके कि कौन जो है असली है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्रश्न है, आरस सारा में लगी आग देखकर कौन भाग गए? तो जो जितने भी धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आरसी दिखाते थे वे सभी लोग भाग गए। आगे है, आरस सारा में कितने व्यक्ति सोए थे? तो अंश में जो है मात्र 4 व्यक्ति सोए हुए थे जो आग लगने पर भी नहीं भागते हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। प्रथम आरसी के द्वारा क्या कहा गया? तो प्रथम आरसी के द्वारा कहा गया, अरे हल्ला कैसी, यानी विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे है, दूसरा आरसी के द्वारा क्या कहा गया? लगता है इस घर में आग लगी है, आग लगा है यानी आग लगी है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए है, तीसरा आरसी के द्वारा क्या कहा गया? तीसरा आरसी के द्वारा कहा गया कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए चटाई से हमें ढक दे। ये कौन कहता है? तो तीसरा आरसी कहता है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा आरसी क्या कहता है कि अरे बाचलो कितने बकबक करते हो, चुप नहीं रहते, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ये चौथा आरसी कहता है। आगे प्रश्न है, स्त्रियों की गति किस से होती है? तो स्त्रियों की जो गति है वो पति से होती है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। बालकों की गति किससे होती है? तो बालकों की गति जो है जननी यानी माता से होती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। और इसके बाद किसके बिना इस संसार में आरसियों की कोई गति नहीं है? तो दयावानों के बिना आरसियों की इस संसार में कोई भी गति नहीं है। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, आरस सारा में आग क्यों लगाया गया था? ताकि सही जो आरसी है उसकी पहचान किया जा सके, पहचान के लिए। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, किसकी पहचान कर मंत्री द्वारा और अधिक धन दिया गया? तो आरसियों की पहचान करके और अधिक धन दिया गया। विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ये जो एक व्यंग्यात्मक कथा था संस्कृत में, आदर्श कथा, इसको आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है और साथ में लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और विस्तार से कहानी को भी समझाया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल पेपर भी करवाएंगे, यानी 10-12 क्लास हो जाएगा, 10-12 टॉपिक, तो मॉडल पेपर भी करवा देंगे, कुछ व्याकरण का भी करवा देंगे, तो आपका संस्कृत का तैयारी हो जाएगा। तो अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी का जो क्लास है वो रेगुलर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे पुनः बच्चों, दूसरे क्लास में बात करेंगे आपसे और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।